ईवीएम को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करके अपने किसी भी फेवरेट पॉलिटिकल लीडर को जिताना पॉसिबल है या नहीं, यह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर चुनाव में जो प्रोसीजर अपनाई जाती है वो प्रोसीजर कैसी होती है। ये जो ईवीएम होती है ये किस तरह पर काम करती है और इसको क्या सचमुच में हैक करना पॉसिबल है, ये सब कुछ समझ में आएगा आज के ब्लडी सत्य के इस एपिसोड में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का साइड ले रहा हूं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो का मकसद केवल और केवल इतना है कि आप लोगों को सही जानकारी दूं और ये समझाने की कोशिश कर सकूं कि आज के टाइम में जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, जो इलेक्शन सिस्टम है, वो कितना बेहतर है और कितना गलत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं आखिर आजकल का ये सिस्टम काम कैसे करता है और पहले से कैसे करता था। बहुत पुराने टाइम में जब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी तब वोटिंग सिस्टम के लिए यानी कि इलेक्शन सिस्टम के लिए बैलेट पेपर सिस्टम का उपयोग किया जाता था। बैलेट पेपर सिस्टम में मतलब क्या होता था, एक बड़ा सा पेपर रहता था, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का नाम लिखा रहता था। अब जैसे कोई भी एक इंसान जिसको वोट देना है वो इलेक्शन बूथ पर जाता था, वोटिंग बूथ पर जाता था, उसके सामने वो पर्ची रखी हुई रहती थी। उस पर्ची में अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का नाम उसे ढूंढना होता था, उसके नाम के सामने उसे एक मुहर लगानी होती थी, उसे सामने रखे हुए एक बॉक्स में फोल्ड करके डाल देनी होती थी। ऐसे करते करते पूरा प्रोसेस होता था। जब पूरी वोटिंग खत्म हो जाती थी तो इस बॉक्स में जितनी भी पर्ची होती थी उसकी पर्ची को निकाल निकाल के काउंटिंग की जाती थी और फिर काउंटिंग करने के बाद जो भी एंड रिजल्ट होता था वो दुनिया में अनाउंस कर दिया जाता था। मतलब पता चल जाता था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा पॉलिटिकल लीडर जीत गया है। इस काम को करने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगता था और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो रहा था। धीरे धीरे करके जब पॉपुलेशन दुनिया में, इंडिया में बढ़ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करी कि इलेक्शन सिस्टम में बैलेट पेपर का उपयोग करने से क्या हो रहा है कि भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही है, खर्चा बहुत हो रहा है, समय बहुत लग रहा है, मेहनत बहुत लग रही है और मैन पावर बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही कि हमें कुछ ऐसा एक रास्ता निकालना होगा जिस रास्ते में ये सारी चीज़ों को ईजी बना दिया जा सके, ये पूरी प्रोसेस को ईजी बना दिया जा सके। इसी टाइम पे यानी कि सन 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका उपयोग सबसे पहले छोटे स्तर पर किया जाए। तब सबसे पहली बार 1982 में केरला के एक छोटे स्तर के चुनाव के लिए इस मशीन का उपयोग किया गया। उसके बाद कुछ साल बाद राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, यहां पर भी ईवीएम का उपयोग किया गया। जब ये दोनों जगह के रिजल्ट को देखा गया तो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। यार ये मशीन तो एक क्रांति लेकर आ गई है इलेक्शन सिस्टम में कि इसका उपयोग करने से इतने कम समय में वोटिंग हो जा रही है, रिजल्ट भी बड़े आसानी से आते हैं, ज़्यादा थकान भी नहीं और सब झट हो जाता है। तब जाकर सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी इंडिया में कह दिया कि भाई अब ईवीएम का ही उपयोग होगा चुनाव सिस्टम के लिए, इलेक्शन सिस्टम के लिए सिर्फ इसी मशीन का उपयोग किया जाएगा। उस जमाने में केवल इस मशीन के दो पार्ट हुआ करते थे। मशीन का एक पार्ट वो पार्ट था जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिखा रहता था और आपको अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के नाम के सामने लगी हुई बटन को क्लिक करना होता था और उससे एक वायर से जुड़ी हुई रहती थी कंट्रोल यूनिट, जो कि बाहर बैठे हुए इलेक्शन ऑफिसर के पास होती थी। इलेक्शन ऑफिसर मतलब इसकी प्रोसेस कुछ ऐसी थी कि जैसे अगर आप वोट देने जाते हैं तो आप सबसे पहले इलेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगे, वहां पे अपने नाम के सामने साइन वाइन करने के बाद आप सीधे अंदर बूथ में जाएंगे। बाहर बैठा हुआ इलेक्शन ऑफिसर उसके पास रखी हुई कंट्रोल यूनिट पर एक बटन दबाएगा और फिर वो जैसे ही बटन दबाएगा आप लोगों को एक लाइट जलने से पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं वोट दे सकता हूं। उसके बाद आप अपने सामने रखी हुई मशीन में अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का नाम ढूंढेंगे और उसके नाम के सामने लगे हुए बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आपका वोट उस पार्टी के लिए दर्ज हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस चलती थी। उसके बाद ये जो कंट्रोल यूनिट होती थी उस कंट्रोल यूनिट को अंदर लगी हुई जो मशीन होती थी, मतलब जहां पर आप बटन दबाते थे, उससे अलग कर दिया जाता था। उस कंट्रोल यूनिट को प्रॉपरली अच्छे से पैक करके इलेक्शन आयोग की सील लगा के एक ऐसे कमरे में रख दिया जाता था जिस कमरे को स्ट्रांग रूम कहा जाता था। ये स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे रहते थे, साथ ही साथ इनका कनेक्शन एक एलईडी में रहता था जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या फिर कोई भी चुनाव आयोग का जो ऑफिसर होता था वो बड़ी आसानी से देख सकता था। और फिर उसके बाद एक बाहर ताला लगाया जाता था,
उस ताले में भी इलेक्शन आयोग की एक सील मुहर लगा दी जाती थी, ताकि कोई भी छेड़खानी करे तो तुरंत समझ में आ जाए और ये पूरी प्रोसेस को वापस से रिपीट किया जा सके। फिर आखिरकार जिस दिन काउंटिंग वाला दिन आता था, उस दिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हुई थी उनके लीडर वहां पर आते थे, इलेक्शन आयोग के जो अधिकारी होते थे वो आते थे, और सब लोगों के सामने ये क्लियर किया जाता था कि हाँ सील सब बढ़िया है। उसके बाद ताला खोला जाता था। उसके बाद अंदर जाते थे स्ट्रांग रूम में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, फिर से इलेक्शन आयोग के जो ऑफिसर थे वो लोग दिखाते थे और ये भी क्लियर करते थे कि जितनी भी ये जो कंट्रोल यूनिट्स सील करके यहाँ पे रखी गई थी स्ट्रांग रूम में, वो उसी तरह से रखी हुई है कि नहीं, मतलब उनके साथ भी कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है। जब ये बात क्लियर हो जाती थी कि ये तो बिल्कुल सही सलामत है, इनकी सील के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, मतलब इनको ओपन नहीं किया गया है, तो फिर ओपन किया जाता था। फिर काउंटिंग होती थी और फिर रिजल्ट आता था और ये क्लियर हो जाता था कि आखिर ये वाला चुनाव कौन सी पार्टी जीती है। लेकिन जो विपक्ष वाले हार जाते थे भाई, वो लोग फिर से ये अपनी बात बीच में लाते थे कि देखो ये जो हुआ है ये गड़बड़ हुआ है, मतलब इसको या तो हैक कर लिया गया है या तो फिर कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, या फिर जो भी वोटर है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दे रहा है उसी को वोट जा रहा है या नहीं, ये कहां से प्रूफ होगा। विपक्ष दल वाले ये बात सामने रख देते थे। तो इलेक्शन आयोग के लिए ये बहुत बड़ा एक टेंशन लेने वाला मुद्दा था कि हाँ हम कैसे प्रूव करें कि जो एक वोटर है, वोटर ने जिस किसी भी पार्टी को वोट दिया है वो वोट उसका उसी पार्टी को गया है, बीच में कुछ हैकिंग वैकिंग करके कुछ इसके साथ झोल नहीं किया गया है। ये चीज प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ हम इसके लिए भी कुछ एक अच्छा रास्ता निकालेंगे। इसी दौरान वीवीपैट नाम की एक चीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई। वीवीपैट एक क्रांति लेकर आई। वीवीपैट ईवीएम में ही यूज होने वाला एक ऐसा डिवाइस था जिसमें आपको आपके वोट का वेरिफिकेशन मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वोटर हूं, मैं जब वोट देने जाऊंगा, मतलब वीवीपैट के होने के बाद, अब वीवीपैट आ गया है और अब जब मैं वोट देने जाऊंगा तो फिर से जो मेरा बैलेट सिस्टम होगा वहां पे मैं अपनी फेवरेट पार्टी के सामने बटन दबाऊंगा और जो वीवीपैट होगा वो क्लियर दिखाएगा कि जिसमें मैंने बटन दबाया हूं उसी को मेरा वोट गया है कि नहीं। मतलब मेरे सामने एक पर्ची जैसी आएगी उस वीवीपैट मशीन में, वो पर्ची में मुझे दिखेगा कि हाँ मैंने तो इसी में दबाया। वो पर्ची कुछ सेकंड के लिए मेरे सामने रहेगी और फिर कट के उसी डिवाइस के अंदर चली जाएगी। इसके 7 सेकंड बाद एग्जैक्टली जो बाहर लगी हुई कंट्रोल यूनिट होगी, मतलब जो कि बाहर इलेक्शन ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट लगी हुई थी, वहां पर मेरा वोट दर्ज हो जाएगा। ऐसे करते करते ये प्रोसेस होती है और फिर इसके बाद जो अपना वीवीपैट होता है और जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको प्रॉपरली पैक किया जाता है, उसी प्रकार से सील किया जाता है, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा के बीच में रख दिया जाता है और जिस दिन काउंटिंग वाला दिन होता है उसी दिन सभी लोगों की मौजूदगी में इसको खोला जाता है और काउंटिंग की जाती है। तो जब ये चीज हुई तो अब फिर से विपक्ष दल के लोग बोलने लगे कि नहीं 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 अभी तो ठीक है यार, ऐसा जब अगर किसी वोटर ने वोट दिया है और उसको वेरिफिकेशन भी मिल गया है कि मेरा वोट सही गया है, तो हम कैसे मान लें कि उसी पार्टी को, जो पार्टी जीती है उसी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया गया है, बीच में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। तो फिर से यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दी कि विपक्ष दल वाले लोग होंगे उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो इलेक्शन आयोग वाले लोग होंगे उन लोगों को अपने वीवीपैट की रैंडम वेरिफिकेशन करवानी होगी। मतलब फिर से स्ट्रांग रूम में जाना होगा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे उन लोगों के सामने वीवीपैट को खोला जाएगा और पर्चियों को गिना जाएगा गिना जाएगा गिना जाएगा। अब हर एक पर्ची को गिनने बैठेंगे तो वही वाला सिस्टम हो जाएगा ना जो पहले किया जाता था पुराने जमाने में, पेपर को गिनना, तो की गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मतलब ही क्या है, मतलब फिर ईवीएम का यूज करने का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दी 5-5% रैंडम, जैसे अलग अलग जगहों पर इलेक्शन बूथ लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट स्कूल में लगा हुआ है, एक किसी समझ लो एक हॉस्पिटल में लगा हुआ है, तो मान लो एक गवर्नमेंट स्कूल वाले में जाएंगे, वहां के कोई भी रैंडम 5% कंट्रोल यूनिट को खोला जाएगा, वीवीपैट को खोला जाएगा और इसको रीचेक किया जाएगा कि हाँ 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 बराबर है कि नहीं, कंट्रोल यूनिट में जितने दर्ज हुए थे उतने वीवीपैट में उसी पॉलिटिकल पार्टी के वोट है कि नहीं। फिर मान लो हॉस्पिटल में जाया जाएगा, वहां पे से रैंडम कोई भी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को उठाया जाएगा, फिर उनको टैली किया जाएगा। 5% टैली होने के बाद विपक्ष को यह मानना ही पड़ेगा और मानना ही चाहिए कि कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी सी बात, ये एक ऐसा सिस्टम है
जिसमें बीच में किसी तरह का हैक या किसी तरह का झोल किया ही नहीं जा सकता। आसान भाषा में मैं झोल बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ही लोगों को इजीली समझ में आता है। क्योंकि ना भाई इसमें ना ये ईवीएम जो होते हैं ना, इसमें किसी तरह का बाहरी कनेक्शन है ही नहीं, ना ही कोई इंटरनेट की सुविधा है इसमें, ना ही किसी तरह से वाईफाई को कनेक्ट किया जा सकता है, ना ही कोई ब्लूटूथ है, और ना ही कोई मान लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जैसी कोई चीज है। ये अपने ही आप में एक सिस्टम है जिसको बाहरी चीज से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, और जिसमें इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर कोई भी कनेक्टिविटी आ ही नहीं सकती, उसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग समय समय पर आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जिसमें कोई लूपहोल ना हो, मतलब किसी भी चीज को बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है, हैक करने वाले लोग कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसी मशीन भी लेकर आई ईवीएम जैसी, उसको हैक करके दिखाया, बोले देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप जो दिखा रहे हो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी इस चीज को समझे ना, तो ईवीएम एक मशीन ही है। तो कोई भी इंजीनियर या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको टेक्निकल जानकारी होती है, वो इस तरह की मशीन बना सकता है और वो उसमें अपने हिसाब की सेटिंग डाल सकता है, और वो चाहे तो उसमें गड़बड़ी करके अपने ही नज़रों में हैकिंग भी करा सकता है। लेकिन जो इलेक्शंस में रियल ईवीएम यूज होती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही बड़ी जगह पर होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, यहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसमें डिफेक्ट आना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये किसी नॉर्मल इंजीनियर या फिर नॉर्मल टेक्निकल इंसान ने नहीं बनाया है, ऐसी रेप्यूटेड कंपनीज ने बनाई है जिनका नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत रेप्यूटेड नाम है। तो वो ऐसी ग्लिचेस किसी भी एक मशीन में नहीं आने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे भाई ये कह दिया, अगर कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी हैकर या टेक्निकल पर्सन को लाता है और ये प्रूव कर देता है कि इस मशीन में ये फ्लॉज है, इस मशीन में ये लूपहोल है और इसको इस तरह से हैक किया जा सकता है, तो वो इलेक्शन सिस्टम में एक नई नज़र डालने के लिए तैयार है। ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, तब एक भी पॉलिटिकल पार्टी वाला सामने नहीं आया ये प्रूव करने के लिए कि देखो इस तरह से मशीन को हैक किया जा सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था, जो भी हारता था पार्टी वाला ना, वो पार्टी वाला सामने आके कहता था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ऐसे ऐसे हैक किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि आप लेके आओ और मेरे सामने प्रूफ करो कि कैसे हैक किया जा सकता है, बोलने के बाद कोई नहीं आया, क्योंकि सबको समझ में आ गया अगर हम लोग गए और हम लोग हैक नहीं करवा पाए अपने आदमी से, या फिर हम लोग हैक करके नहीं दिखा पाए सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी भारी बेइज्जती होगी और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि हमने इस तरह का काम या फिर इस तरह की हरकत कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। उनकी रेपुटेशन बुरी तरह से गिर जाएगी। तो भाई क्लियर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है और हम लोगों को भी ये पता होनी चाहिए कि देखो भाई, जो इंसान हारता है ना, वो बहुत एक्सक्यूजेस देता है। किसी भी चीज़ में वो हारे, चाहे वो एग्ज़ाम में फेल हो या फिर किसी भी चीज़ में इंसान नीचे गिर जाए ना, तो इंसान की एक फितरत होती है कि वो एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा आज के टाइम में हो ना, हारेगा तो एक्सक्यूजेस देगा। तो ये भी बस इसी तरह की चीज़ हम समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर, इसका फंक्शनिंग एक ऐसी कंपनी से, एक ऐसी रेप्यूटेटेड कंपनी से हो रहा है जिसका नाम, जिसका ओहदा बहुत बड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा इलेक्शन सिस्टम काम करता है। तो जानकारी मिली है और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो के ऊपर कोई भी टिप्पणी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर मेरे से जुड़े रहना। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।